तिरुचिरापल्ली से दिल्ली की जानिब कूच करने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। मैं एक एक दिन गिन रहा था। मालिनी तन्हाई के शदीद एहसास में मुब्तला थी। सुबह और शाम उसके फोन आते, किसी वक्त वो खुद गाड़ी लेकर मेरे होटल पहुंच जाती। उसका यूं मेरे यहाँ आना मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता था, लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं सकता था। चुनाचे मैं शाम को भी अक्सर होटल से गायब रहने लगा। एक रोज शाम होने से कुछ पहले मैं तिरुचिरापल्ली के रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। तिरुचिरापल्ली का रेलवे स्टेशन हमारे लाहौर स्टेशन जितना ही है। 6 प्लेटफॉर्म हैं जिनको पुलों के जरिए मिलाया गया है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर टहल रहा था। मद्रास की तरफ से कोई एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर काफी रौनक थी। मैं सिगरेट सुलगा कर एक खाली बेंच पर बैठ गया और मुसाफिरों को देखने लगा। इतने में एक दरमियाने कद वाला धोती कुर्ता पोश आदमी मेरे करीब आकर बैठ गया। वो बीड़ी पी रहा था और पान चबाए जा रहा था। उसने अंग्रेजी में मुझसे पूछा, गाड़ी लेट तो नहीं है? मैंने कहा, शायद, मुझे मालूम नहीं। उसकी तरफ देखा तो जिस्म में खून मुंजमद होता महसूस हुआ। वो मनहूस मेरी तरफ मानी खेज नजरों से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही आदमी था जो सिनेमा घर की लॉबी में उस भारतीय जासूस के पास खड़ा बातें कर रहा था जिसने मुझे गिरफ्तार किया था और जिसको मैं कत्ल कर चुका था। मैंने सिगरेट फेंक कर पांव तले मसला और उठकर प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ चलने लगा। मुझे महसूस हुआ कि वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं रेलवे टी स्टॉल के काउंटर पर रुक गया और कॉफी के लिए कहा। फिर नजरें चुरा कर देखा। वो कुछ फासले पर एक मिलिट्री पुलिस वाले से बातें कर रहा था। उसने एक बार मेरी तरफ इशारा भी किया। मैं सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। मैंने कॉफी का पहला ही घूंट लिया था कि किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रख कर कहा, मिस्टर, तुम गिरफ्तार हो चुके हो। मैंने पलट कर देखा। मिलिट्री पुलिस के सिपाही का एक हाथ मेरे कांधे पर और दूसरा हाथ अपनी कमर के साथ बंधे हुए पिस्तौल पर था। वही मनहूस काला आदमी पास खड़ा अपनी जबान में मिलिट्री पुलिस वाले को खुदा जाने क्या कह रहा था। मैंने कहा, यह शख्स झूठ बोलता है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? ये कहकर मैं एक तरफ चलने ही वाला था कि फौजी ने पिस्तौल निकाल लिया। मेरे कदम वहीं रुक गए। फौजी ने सीटी बजाई। दूसरे प्लेटफॉर्म से उसके 2 साथी और भी आ गए। उन्होंने मेरे हाथ पीछे बांध दिए और रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गए। लोगों का हुजूम हो गया। वो मुझे और मेरे मुखबर को मिलिट्री जीप में बिठाकर वहां से चल पड़े। मैंने रास्ते में मिलिट्री पुलिस वाले से कहा कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक सीक्रेट मिशन पर हूं, मुझे छोड़ दिया जाए, मगर उसने मुझे सख्ती से खामोश रहने को कहा। रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर फौज का रेजिमेंटल ऑफिस था। मुझे वहां एक कैप्टन के सामने पेश किया गया तो मैंने उसे अंग्रेजी में कहा, मेरी पतलून की पिछली जेब में एक बटवा है जिसमें मेरा शनाख्ती कार्ड है, उसे एक नजर देखो, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरा मुखबर दफ्तर के बाहर खड़ा था। मेरे हाथ अभी तक पीछे बंधे हुए थे और मेरे दाएं बाएं दोनों फौजी जवान खड़े थे। कैप्टन ने, जो एक नौजवान मद्रासी था, मेरी पतलून की पिछली जेब में बड़ी रऊनत और शान बेनियाजी से हाथ डालकर बटवा निकाला और उसमें से शनाख्ती कार्ड खोल कर देखा। उस वक्त मुझे कर्नल सारथी के इन अल्फाज का जिंदा नमूना नजर आया कि ये कार्ड एक तिलिस्म है और खुलजा सिमसिम का दर्जा रखता है। जो ही कैप्टन ने मेरे शनाख्ती कार्ड पर मिलिट्री सर्विस की खास मोहर के साथ B69 लिखा हुआ देखा, एकदम से अटेंशन हो गया। उसने पहला काम ये किया कि मिलिट्री पुलिस के दोनों जवानों को ठुड्डे मारे और चीख कर अपनी जबान में कोई हुक्म दिया। फौरन मेरे हाथ खोल दिए गए। मद्रासी कैप्टन ने मेरे सामने आकर एक जोरदार सैल्यूट किया और अदब से मेरा शनाख्ती कार्ड और बटवा मुझे पेश करते हुए अंग्रेजी में कहा, सर, इन्हें माफ कर दें, इनको आपके बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये कहकर वो मुझे लेकर दफ्तर से बाहर आ गया। बाहर वही काला कलोटा धोती पोश मुखबर खड़ा था जिसने मुझे गिरफ्तार करवाया था। वो अपनी कामयाबी पर बेहद खुश था। मद्रासी कैप्टन ने बाहर निकलते ही उस मुखबर की तरफ इशारा करके चिल्ला कर कुछ कहा। फौजी जवान उसकी तरफ लपके और उसे गिरफ्तार कर लिया। वो चीखता रहा, अपनी जबान में न जाने क्या क्या कहता रहा। कभी कभी उसके मुंह से पाकिस्तानी भी निकल जाता था। वो यही कह रहा होगा कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ, मगर खुदा जाने इन B69 के हुरूफ में क्या तिलिस्म था कि मद्रासी कैप्टन की आंखों पर जैसे पर्दा सा पड़ गया था। उसने काले मुखबर को खुद 2-4 लातें रसीद की और मिलिट्री पुलिस से कहा कि उसे ले जाकर क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया जाए। अब वो मेरी आओ भगत करने लगा। उसने ठंडा मशरूब मंगवा लिया और फिर बड़ी लजाजत से बोला, सर, ये मेरी गलती नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप हेडक्वार्टर में मेरी शिकायत नहीं करेंगे। मालूम हुआ कि इस B69 नंबर का ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला तरीन डिपार्टमेंट से था। ये वो लोग थे जिनके इशारे पर बड़े से बड़े सरकारी ऑफिसर को गिरफ्तार किया जा सकता था। मैंने मद्रासी कैप्टन को यकीन दिलाया कि मैं उसके खिलाफ शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि उसकी फर्ज शनासी की तारीफ करूंगा। वो बेहद खुश हुआ। उसने अपनी जीप निकाली और मुझे होटल तक छोड़ने आया। वहां वो जीप से उतरा, एक बार फिर मुझे एक जबरदस्त सैल्यूट किया और हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। शनाख्ती कार्ड के खुफिया नंबर ने निहायत नाजुक वक्त में मेरी मदद की थी। रात में जल्दी सो गया। सुबह उठा। नकाब पोश इंडियन जासूस से दूसरी मुलाकात के बाद 9 दिन पूरे हो गए थे। ये 10वां दिन था। आज मुझे दिल्ली जाने के लिए तैयार रहने की ताकीद की गई थी। मुझे किसी वक्त भी लेने के लिए कोई आ सकता था। मैंने शेव की, धोती कुर्ते की बजाय बुशर्ट और पतलून पहनी, ब्रीफकेस में जरूरी चीजें रखी, अलबत्ता V2 की गोलियां और जहरीला सिगार जेब में ही रहने दिया। होटल वालों का बिल अदा करके बैरों को भी टिप दे दी। दोपहर का खाना कमरे में खाया।
फिर कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। मुझ पर गुनूदगी सी तारी हो रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, कर्नल नारूमनी। मैंने अपना खुफिया कोड बताया। मुझे फोन पर हिदायत की गई कि टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंचूं और गेट नंबर 3 पर इंतजार करूं। फोन बंद कर दिया गया। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी, अपनी तमाम चीजों को आखिरी बार चेक किया और ब्रीफकेस उठाकर होटल के दरवाजे पर आ गया। एक टैक्सी रोककर मैंने ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने के लिए कहा और दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि तिरुचिरापल्ली को अलविदा कह रहा था। एयरपोर्ट पर काफी रौनक थी। दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट तैयार थी। मैं हिदायत के मुताबिक गेट नंबर 3 के करीब एक तरफ इलेक्ट्रिक वाटर कूलर के पास खड़ा हो गया। 2-3 मिनट के बाद वही काला कलोटा धोती पोश एजेंट हाथ में थैला लिए मेरी तरफ बढ़ा। वो हस्ब आदत मुस्कुरा रहा था। उसने मुझसे हाथ मिलाया और बोला, मौसम खुशगवार है कर्नल मनी। मैंने उस बात में जवाब दिया तो उसने थैले में से खाकी रंग का एक लिफाफा निकाल कर मुझे दिया और कहने लगा, इसमें दिल्ली तक का टिकट है। तुम्हारा सीट नंबर 15A है। तुम्हारी बगल वाली सीट पर एक नीले कोट और सफेद मफलर वाला एक मुसाफिर होगा जिसके माथे पर जख्म का निशान होगा। उससे कोट दरियाफ्त करना। वो हमारा आदमी है और तुम्हें दिल्ली तक पहुंचाकर वापस आ जाएगा। ये कहकर वो तेजी से वापस चला गया। मैंने लिफाफे में से टिकट निकाल कर गेट पर दिखाया और हवाई जहाज की तरफ बढ़ा। जहाज पर सीढ़ी लगी थी और नीचे सामान भरा जा रहा था। जहाज के अंदर काफी मुसाफिर बैठे हुए थे। एयर होस्टेस मुझे लेकर मेरी सीट की तरफ बढ़ी। मेरी साथ वाली सीट पर एक पुख्ता उम्र का दुबला पतला आदमी बैठा अंग्रेजी का रिसाला पढ़ रहा था। उसके गले में सफेद मफलर और कोट का रंग नीला था। जब मैं अपनी सीट पर बैठने लगा तो उसने रिसाले के किनारे से मुझ पर एक निगाह डाली। मैं सीट पर बैठकर सामने से रिसाला निकाल कर पढ़ने लगा। फिर मैंने आहिस्ता से कोट दोहराया। उस आदमी ने भी कोट दोहराया। उसके बाद हम खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद जहाज आसमान की बुलंदियों की तरफ उठ रहा था। दिल्ली तक उसने मुझसे कोई बात न की, बस खामोश बैठा रिसाला पढ़ता रहा। मैंने भी उसे मुखातिब नहीं किया। जहाज दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतर रहा था तो उसने मेरी तरफ देखे बगैर आहिस्ता से कहा, तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। जहाज रनवे पर उतर चुका था। दिल्ली में मौसम ठंडा था। मुझे बुशर्ट में सर्दी महसूस होने लगी। मेरा पुरस्कार गाइड एयरपोर्ट लाउंज में मेरे आगे आगे चल रहा था। बाहर एक जानिब कोने में नस्वारी रंग की एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी जिसमें ड्राइवर बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरे गाइड को देखकर ड्राइवर ने सिगरेट फेंक दिया। बाहर निकलकर दरवाजा खोला। हम खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गए और गाड़ी रवाना हो गई। धूप ढल रही थी। दिल्ली के शहर के मज़ाफात में आबादी बहुत फैली हुई थी। चौराहों में कहीं महात्मा गांधी और कहीं पंडित नेहरू और कहीं वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे लगे हुए थे। मंदिरों के सुनहरे कलश डूबते सूरज की धूप में चमक रहे थे। कहीं कहीं किसी मस्जिद का मीनार भी दिखाई दे जाता। मैं दिल्ली शहर पहले भी आ चुका था लेकिन उसके नक्शे से ज्यादा वाकफियत नहीं थी। मेरा गाइड हस्बे मामूल खामोश था। वो जेब से पॉकेट साइज की हिंदी किताब निकाल कर पढ़ रहा था। नई दिल्ली के बड़े रेलवे पुल को उबूर करने के बाद गाड़ी का रुख पुरानी दिल्ली की तरफ हो गया। खुदा जाने कौन कौन सी सड़क से होती हुई गाड़ी अलीपुर रोड पर पहुंची तो मैंने कुत्सिया गार्डन के पुराने मुगलई दरवाजे को पहचान लिया। पहले इस दरवाजे पर जंगली गुलाब की बेलें चढ़ी हुई थी। अब गेट के चौकोर सुर्ख जीनों वाले सुतूनों से झाड़ झनकार साफ कर दिया गया था और बाहर एक तरफ खोखे में खड़ा एक सिपाही पहरा दे रहा था। गाड़ी आगे जाकर लखनऊ रोड की तरफ बढ़ गई और कुछ देर बाद एक ठंडे खामोश बरामदे वाली बोसीदा सी कोठी के पोर्च में जाकर रुक गई। यहाँ गाइड ने पहली बार जबान खोली और मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाकर कहा, इसमें कोठी की चाबी और तुम्हारे नाम हिदायत मौजूद हैं। ड्राइवर ने बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मैंने बात करनी चाहिए तो पुरस्कार गाइड ने आंखों ही आंखों में मुझे खामोशी से चले जाने का इशारा किया। मैंने ब्रीफकेस उठाया और गाड़ी से उतर आया। गाड़ी आउट गेट से बाहर निकल गई। कोठी काफी पुरानी थी और लगता था कि एक मुद्दत से उसकी सफाई नहीं हुई। तेज हवाओं ने दरख्तों के पत्ते बरामदे में भी फैला रखे थे। बरामदे में कोठी का ऊंचा दरवाजा था जिस पर ताला लगा हुआ था। मैंने लिफाफा खोला। उसमें चाबी और मजीद एक सरबा मोहर लिफाफा था। ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। एक नीम रोशन ठंडी राहदारी थी। मैंने दीवार पर लगा बिजली का बटन दबाया और छत से लटकती बत्ती रोशन हो गई। चंद कदम चलने पर बाएं जानिब कमरे का दरवाजा आ गया। उसे खोला तो देखा कि कमरा साफ सुथरा है। पलंग, कुर्सी, मेज, अलमारी सब कुछ मौजूद है। फर्श पुराने कालीन से ढका हुआ है। बाग की तरफ खुलने वाली खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ है। कार्निस पर एक स्याह हिरन का मुजस्मा पड़ा है। तपाई पर एक टेलीफोन भी मौजूद था। मैंने ब्रीफकेस पलंग पर रखा, अलमारी खोली। उसमें स्लीपिंग सूट और खद्दर के कुर्ते पाजामे के 4 जोड़े रखे हुए थे। मैंने खिड़की का पर्दा हटाने की बजाय टेबल लैंप जलाया और लिफाफे में से अंग्रेजी में टाइप किया हुआ खत निकाल कर पढ़ना शुरू किया। B69 किचन में लोहे का छोटा सा सेफ रखा है। उसकी चाबी नीले रंग की ताम चीनी की केतली में पड़ी है। सेफ में तुम्हें कुछ रुपए मिलेंगे जो तुम्हारी जरूरत के लिए हैं। तुम अपनी अहम अशिया सेफ में मुकफ्फल कर सकते हो। तुम्हें कुछ दिन यहाँ ठहरना पड़ेगा। तुम शहर में आ जा सकते हो। रात को 9 बजे के बाद तुम्हें हर हाल में अपनी क़याम गाह पर वापस आना होगा। मैं फोन पर तुमसे रात किसी भी वक्त बात कर सकता हूँ। मेरा कोड नंबर B79 है। अगली हिदायत का इंतजार करो। पाम ऑयल नारूमनी। किचन कमरे के बाहर राहदारी के आखिर
आखिर में वाक़ था। कोने में लोहे का छोटे साइज का सेफ था। केतली से चाबी निकालकर उसे खोला तो अंदर एक लिफाफे में 2000 रुपए के करेंसी नोट थे। मैंने V2 की गोलियों वाला पैकेट उसमें रखकर सेफ बंद कर दिया। जहरीला सिगार मैं अपने पास ही रखना चाहता था। मैंने किचन का जायजा लिया। खुर्दनोश का सामान मौजूद था। मैंने कॉफी बनाई और कप लेकर कमरे में आ गया। टेबल लैंप बुझाकर खिड़की का पर्दा हटाया। खिड़की का एक पट खोलकर बाहर देखा। शाम की आमद थी। सर्दी बढ़ रही थी। अब मुझे ख्याल आया कि उन लोगों ने मेरी सर्दी के कपड़ों का कोई इंतजाम नहीं किया। मुझे फौरी तौर पर गर्म कोट पतलून की जरूरत थी। कॉफी पीने के बाद मैंने सेफ की चाबी जेब में डाली, कोठी को ताला लगाया और कुछ रुपए साथ रख कर लखनऊ रोड से होता हुआ अलीपुर रोड पर पहुंच गया। मैंने चांदनी चौक में आकर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान से एक गर्म कोट और पतलून खरीदी और रात का खाना खाकर वापस उसी वीरान कोठी में आ गया। कमबख्त ऐसा सीक्रेट मिशन था कि एक को दूसरे की खबर नहीं थी। देर बाद कहीं एक एजेंट मिलता जो कोई बात नहीं करता था। अशद जरूरत के वक्त एक आध जुमला बोलता और दूसरे के हवाले करके रुखसत हो जाता था। उस रात मेरे नए बॉस B79 का कोई फोन ना आया, लेकिन मैं पूरी तरह सो भी न सका। हर 10 मिनट बाद गैर शऊरी तौर पर आंख खुल जाती कि कहीं टेलीफोन की घंटी तो नहीं बज रही। उसका नतीजा ये निकला कि सुबह देर तक सोता रहा। 10 बजे आंख खुली, नहाया, शेव बनाई, नाश्ता किया, फिर कोठी के अकबी वीरान बाग में कुर्सी निकाल कर सुनहरी धूप में बैठ कर किताब पढ़ने लगा तो बैठे बैठे नींद आ गई। आंख खुली तो 11:15 बज रहे थे। कोठी को ताला लगाया और टैक्सी लेकर जामे मस्जिद के मुस्लिम इलाके में आ गया। यहाँ खाना खाकर मैं फौरन ही वापस चल दिया। उसी रात 9 बजे के बाद मेरे दिल्ली के बॉस का फोन आ गया। उसने मुझे हिदायत की कि मैं अपनी दाढ़ी मूछ बढ़ानी शुरू कर दूं और उसका कट ऐसा बनवाऊं जैसे कि अबुल कलाम आजाद की दाढ़ी मूछे थी। ये बात मेरे हक में जाती थी क्योंकि मैं भारत के शुमाली इलाके में मुश्तबा आदमी था और पठानकोट में फौजी तनसीबात तबाह करके भागा हुआ था। मैंने शेव बनानी तर्क कर दी। हफ्ते के बाद मेरी छोटी छोटी खशखशी सी दाढ़ी बढ़ाई। मैंने चौक फतेहपुरी के एक हज्जाम से अबुल कलाम आजाद कट बनवा लिया। मुझे दिल्ली की उस वीरान कोठी में रहते हुए 11 रोज हो गए तो एक बार फिर B79 ने मुझे फोन किया और कहा कि एक जीप मुझे लेने आ रही है, तैयार रहूं। ये भी हिदायत की गई कि मैं V2 की गोलियां और जहरीला सिगार भी अपने साथ ले लूं। फोन बंद हो गया तो मैं सोचने लगा कि कहीं मुझसे मिशन का चार्ज वापस तो नहीं लिया जा रहा। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। 10 मिनट बाद बाहर से जीप रुकने की आवाज आई। मैं कोठी का दरवाजा मुकफ्फल करके सर्द रात में बाहर निकल आया। एक बंद जीप गेट के पास खड़ी थी। उसका ड्राइवर फौजी वर्दी में था। उसने मुझे सलूट किया और एक बंद लिफाफा जेब से निकाल कर थमा दिया। मैंने लिफाफा चाक किया तो अंदर एक छोटा सा कागज था जिस पर B79 लिखा हुआ था। ये मेरे दिल्ली के नए बॉस का शनाख्ती नंबर था। मैं जीप में सवार हो गया। जीप अलीपुर रोड से गुजरती हुई नई दिल्ली की तरफ चल पड़ी। काफी लंबा रास्ता था मगर बागों और पार्कों में से होकर गुजरता था। सड़क की दोनों जानिब की रोशनियां जगमगा रही थी। जीप नई दिल्ली के रिहायशी इलाके की एक कोठी के पोर्च में पहुंचकर रुक गई। ब्रीफकेस मेरे हाथ में था। मैंने हस्बे हिदायत V2 की गोलियों का पैकेट और जहरीला सिगार साथ में ले लिया। कोठी के सिर्फ एक कमरे में रोशनी हो रही थी। ये कमरा कोठी के वस्त में था। मुझे एक फौजी उस कमरे में ले गया। मेरे पीछे दरवाजा बंद कर दिया गया तो पहली बार जहां मेरा दिल जोर से धड़का। सामने दीवार पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नक्शा आवेजा था। एक सिख बावर्दी मेजर छड़ी मेज पर रखे कुर्सी पर बैठा मेरी तरफ घूर रहा था। कर्नल नारुमनी, ये कहकर वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे करीब आया। मुझसे हाथ मिलाकर कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसने मुझसे पंजाबी में बात शुरू की। उसका लहजा पाकिस्तान के जिला झंग के लोगों जैसा था। बोला, हेडक्वार्टर ने तुम्हें इस खतरनाक मगर निहायत अहम मिशन के लिए इसलिए चुना है कि अमृतसर के हिंदू होने के बावजूद तुम मुसलमानों के रस्म रिवाज और उनके मजहब के बारे में काफी मालूमात रखते हो। तुम बड़ी आसानी से मुसलमान बनकर पाकिस्तान में जासूसी कर सकते हो और हमारे अहम तरीन मिशन को कामयाब बना सकते हो। तुम पाकिस्तान जा चुके हो, ये भी अच्छी बात है। वैसे पाकिस्तान में हमारे जासूस मौजूद हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। जाने से पहले तुम्हें एक एजेंट के बारे में तफसील फराहम कर दी जाएगी। अब इस नक्शे को गौर से देखो। उसने छड़ी हाथ में पकड़ ली और दीवार के साथ लगे पाकिस्तान के बहुत बड़े नक्शे पर मुझे लाहौर, मुल्तान, सक्खर और कोयटा शहरों के बारे में तफसीलात बताने लगा। पाकिस्तान के ये वो नाजुक पॉइंट थे जहां जाकर मुझे अपनी सरगर्मियों का आगाज करना था। उसके बाद सिख मेजर ने, जो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई बहुत बड़ा अफसर था, नक्शे पर सूबा सरहद में एक खास जगह छड़ी की नोक रखी और कहने लगा, तुम्हें इस मकाम पर जाना होगा। ये पाकिस्तान का बड़ा हसास इलाका है और आइंदा कुछ अरसे में यहाँ बेहद अहम वाकयात जाहिर होने वाले हैं। तुम्हें हमें वहाँ से सियासी और फौजी हालात की पूरी रिपोर्ट देनी होगी। सिख मेजर मुझे इलाके दिखा रहा था। वो मेरे अपने वतन अजीज के इलाके थे और मेरे देखे भाले थे। फिर भी मैं इस तरह अदाकारी कर रहा था जैसे इन
علاقوں کے بارے میں پہلی بار معلومات حاصل کر رہا ہوں۔ چھڑی میز پر ٹکا کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور میری خشخشی داڑھی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، تمہاری داڑھی مسلمانوں کی طرح بنتی جا رہی ہے۔ بہرحال تمہیں پاکستان میں اسمگل کیا جائے تو تم شکل و صورت سے پورے مسلمان نظر آؤ۔ تم مسلمانوں کا قرآن تو پڑھ لیتے ہوگے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں نے مالیر کوٹلا کے ایک مولوی سے قرآن پڑھا تھا۔ سکھ میجر بولا، بات خوب، پھر تو چنگی گل ہے۔ میں نے کہا مجھے کب اور کس طریقے سے پاکستان اسمگل کیا جائے گا؟ سکھ میجر نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا، اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب جانا ہوگا ہمارا آدمی تمہیں آ کر لے جائے گا۔ اس عرصے میں تمہیں دیا گیا زہریلا سگار اور V2 گولیاں ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ میں نے بریف کیس کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے گولیوں کا پیکٹ اور سگار نکال کر سیاہ رنگ کے ایک ڈبے میں بند کر کے اپنی میز کی دراز میں رکھ لیا اور کھڑے ہو کر بولا، اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے فوجی انداز میں سلام کیا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ وہاں میرا گائیڈ برین گن لٹکائے اٹینشن کھڑا تھا۔ اس نے جیپ تک میری رہنمائی کی۔ میں جیپ میں بیٹھ گیا۔ جیپ چلنے ہی والی تھی کہ میرے گائیڈ نے بلند آواز میں ڈرائیور سے کہا، ہالٹ جوان، میجر صاحب نے کہا ہے کہ ایک سواری کو راستے میں اتارنا ہے، یہ ارجنٹ ہے۔ میں جیپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے سے ترپال اٹھی ہوئی تھی۔ کوٹھی کے کونے والے کمرے کے برآمدے میں ایک بلب روشن تھا۔ میں نے سوچا کسی فوجی یا سکھ میجر کے کسی ملازم کو شہر میں ڈراپ کرنا ہوگا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک سویلین لباس میں ملبوس سکھ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو باہر لے آیا۔ میں نے پھر بھی کوئی خیال نہ کیا، یہ لڑکی سکھ میجر کے نوکر کی بیٹی یا بیوی ہو سکتی تھی۔ میں خاموش بیٹھا اپنے مشن کے بارے میں سوچتا رہا۔ سکھ اس لڑکی کو لے کر جیپ میں میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی کا رنگ گورا مگر چہرہ اترا ہوا تھا۔ گیٹ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے پڑے ہوئے تھے اور اس نے پنجابی لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے اب بھی اس طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ ہو سکتا ہے یہ لڑکی اس سویلین سکھ ملازم کی بیوی ہو اور بیمار ہو، لیکن لڑکی کے چہرے پر مجھے ایک عجیب سی پریشانی، وحشت اور گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ سہمی ہوئی تھی جیسے دشمنوں کے نرغے میں ہو۔ جیپ چل پڑی۔ لڑکی نے سکھ سے کمزور سی آواز میں پوچھا، اب تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ لڑکی کا لہجہ پنجابی تھا مگر وہ اردو بول رہی تھی۔ سویلین سکھ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر لڑکی کی طرف منہ کر کے بولا، چپ کر کے بیٹھی رہو، تمہیں تمہارے گھر لے جا رہا ہوں۔ سکھ کے لہجے میں سختی تھی۔ لڑکی کسی اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ اس کا پنجابی لہجہ نہ دو آبے کا تھا اور نہ ہی ہوشیار پوری تھا اور نہ ہی لدھیانے جالندھر کا تھا۔ اس نے پاکستان کے پنجابی لہجے میں بات کی تھی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ڈھاکہ فال کے بعد مکتی باہنی والوں نے مشرقی پاکستان سے کئی عورتوں کو اغوا کر کے کلکتے یا دلی لا کر فروخت کر دیا تھا۔ کہیں یہ لڑکی ان بد نصیب لڑکیوں میں سے تو ایک نہیں۔ میں لڑکی سے براہ راست کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن میرا دل یہ معلوم کرنے کے لیے بےتاب تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ لڑکی سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دوپٹے سے آنسو پونچھے اور ہچکیاں لیتی آواز میں جیسے اس کے منہ سے خود بخود یہ دعا نکل گئی، میرے اللہ مینو اینا کولوں بچا لے۔ سکھ نے لڑکی کو گردن سے دبوچ کر نیچے کر دیا اور بولا، اب بولی تے گردن لا دواں گا۔ بات صاف ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کو مشرقی پاکستان سے اغوا کیا گیا تھا۔ میرا خون کھول اٹھا لیکن خود پر جبر کر کے بیٹھا رہا۔ جیپ مٹھائی والے پل سے چند فرلانگ پیچھے دلی کے بازار حسن والے علاقے میں داخل ہو کر ایک بازار کے کونے پر رک گئی۔ سکھ لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرخت لہجے میں کہا، چلو تمہارا گھر آ گیا ہے۔ لڑکی جیپ سے نہیں اتر رہی تھی۔ سکھ اسے گھسیٹ کر جیپ سے نیچے لے گیا اور ڈرائیور کی سیٹ کی طرف منہ کر کے بولا، ٹھیک ہے جاؤ۔ میں نے بازار کے اس مقام کو غور سے دیکھ لیا جہاں بجلی کے دو کھمبوں پر مرکری لائٹ روشن تھی اور خاندانی منصوبہ بندی کا ایک ہندی بورڈ لگا ہوا تھا۔ بازار سے ہارمونیم اور گانے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیپ آگے روانہ ہو گئی۔ اب میں ایک ایک دکان اور ہر عمارت کو نشانی بنا کر ذہن میں محفوظ کر رہا تھا۔ مٹھائی والے پل سے گزر کر جیپ نے علی پور روڈ کی طرف رخ کر لیا۔ جیپ مجھے میری کوٹھی میں اتار کر واپس چلی گئی۔ رات کے 11:30 بجے تھے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب میرے پاس زہریلا سگار نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح بازار میں جا کر اس بد نصیب لڑکی کا سراغ تو لگایا جائے، اس کے بعد ہی آگے سوچیں گے۔ پھر میں سو گیا۔ کہتے ہیں دانش مند دن کے وقت ہی کوٹھے پر جاتا ہے۔ میں دانش مندوں میں سے تو نہیں، لیکن لڑکی کا کھوج لگانے کے لیے مجھے دن کے وقت ہی بازار میں جانا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ رات کو جاگنے والی یہ کٹ پتلیاں دن میں دیر تک سوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ میں دوپہر کے وقت اپنی مہم پر روانہ ہو گیا۔ میری جیب میں سگریٹوں کا ایک پیکٹ، 2000 روپے کے نوٹ اور ایک رومال تھا۔ دیکھنے میں یہ ایک عام سا ریشمی رومال تھا مگر اس میں ایک گرہ پڑی تھی۔ یہ پھانسی کی گرہ تھی۔ یہ بھی کمانڈو کا ایک خطرناک ترین ہتھیار ہوتا ہے۔ کبھی بھارت کے ٹھگ ریشمی رومال سے اپنے شکار کو پلک جھپکنے میں ہلاک کر دیا کرتے تھے۔ کمانڈوز کو بھی اس رومال کی خاص ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ اگر اس کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہ ہو تو وہ صرف رومال سے اپنے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار سکے۔ میں بازار کے اس کونے پر پہنچ گیا جہاں جیپ نے اس لڑکی کو اتارا تھا۔ بجلی کے کھمبوں پر پریوار سمبندی یعنی خاندانی منصوبہ بندی کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور بازار میں داخل ہو گیا۔ بازار سنسان تھا۔ کئی دکانیں بند تھیں۔ پنواڑیوں اور
चाय वालों की दुकानें अलबत्ता खुली थी, झरोके भी बंद थे, चिलमने गिरी हुई थी, कहीं से गाने की आवाज नहीं आ रही थी। 2 औरतें मेरे करीब से गुजर गईं। बाजार काफी बड़ा था। खुदा जाने वो सिख उस लड़की को लेकर किस मकान में गया। मुझे यही खोज लगाना था। मैं एक चाय वाले की दुकान में जाकर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दिया। मेरा टारगेट उस होटल में काम करने वाला वो लड़का था जो चाय वगैरह ले जाता था। उन लड़कों को सब खबर होती है, लेकिन मुझे जिस नौकर ने चाय का कप ला कर दिया, उसने मेरे पूछने पर बताया कि वो सिर्फ दुकान पर ही ग्राहकों को निपटाता है। मैंने जेब से 2 रुपए निकाल कर उसे टिप दी तो वो बेहद खुश हुआ और बड़ी राजदारी से मेरी तरफ झुककर बोला, हुजूर आपको कहीं पन्ना बाई की तलाश तो नहीं? वो फर्रुखाबाद गई हुई है, अगले महीने आएगी। कई लोग उसका पूछ गए हैं। मैंने सोचा उससे ही कुछ मजाकरात हो जाने चाहिए। मैंने उसे अपने बारे में बताया कि मैं पंजाब से आया हूँ, आगे कलकत्ता जा रहा हूँ। चंडीगढ़ में 3 कोठे चलाता हूँ। कलकत्ते में मशरकी पाकिस्तान से अगवा की हुई औरतें लाई गई हैं, इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन भिनक पड़ी है कि यहाँ भी ऐसी औरतें मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी से वाकिफ नहीं। मैंने जेब से 10 रुपए का एक नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने जल्दी से नोट लेकर सदरी की जेब में रखा और झुककर बोला, हुजूर यहाँ सिर्फ एक ही लड़की आई है, बंगाल से, पंजाबन है, रुकमनी बाई के पास है। आप कहें तो मैं किसी से बात करूं? मैंने रुकमनी बाई का पता मालूम करने के बाद उससे कहा कि मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा और चाय के कप से आखिरी घूंट पीकर बाहर आ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।